हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मैंने इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें मैंने आपको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन किया है। एवोल्यूशन भी हमने पूरा कर लिया और एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन भी हमने कर लिया है। ये वाला पार्ट हम लास्ट लेक्चर में करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसके जस्ट पहले। आज हम शुरू करेंगे डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल पे साइंस, मैथ्स के, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको लाइन वाइज अलजेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको हर एक चैप्टर का वीडियो वहां पे लाइन वाइज मिल जाएगा। शुरू करते हैं। तो अब आते हैं डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे। Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of those specimens, he published the theory of natural selection. चार्ल्स डार्विन, एक तो आप समझ लो, ये जिस जमाने में इन्होंने काम किया था ना, इन्होंने शिप से सालों तक ट्रैवल किया था पूरे वर्ल्ड में अलग अलग स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, शिप पे, ऐसा नहीं था कि अभी प्लेन लिया और 2 घंटे में पहुंच गए। 5-6 साल 10 साल तक वो सिर्फ शिप पे ट्रैवल करते रहे ताकि वो स्पेसिमेन कलेक्ट कर सके प्लांट्स एंड एनिमल्स के। और वो स्पेसिमेंस में उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए और ऑब्जर्वेशंस कर कर उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश की, जो आज तक यूज होती है। ये क्या बोलता है नेचुरल सिलेक्शन? इट प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा फिट है वो सर्वाइव करेगा। इसका मतलब ये नहीं आज के जमाने में फिट का मतलब बहुत मसल बना लिया, अरे एब्स है वो फिट है, वैसे नहीं। स्पीशीज वाइज, स्पीशीज में ऐसी कौन सी खूबियां हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको हेल्प करती है वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, वो वाली स्पीशीज ही आगे बढ़ेगी। जो स्पीशीज में वो ताकत नहीं है सर्वाइव करने की, वो स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगी और वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसके लिए डार्विन ने पब्लिश किया था एक बुक जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बहुत लोग स्पीसीज बोलते हैं, आपको स्पीसीज बोलना है तो बोलो, बट इट्स स्पीशीज। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. सारे organisms reproduce करते हैं। In fact, लाइफ में organisms का मेन एम ही reproduce करना होता है, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना, प्रोपगेट करना। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सब बेकार ख्याल आ रहे हैं, बट आप अगर सोचेंगे ह्यूमन बीइंग इसलिए आगे बढ़े बिकॉज वी कुड रिप्रोड्यूस एंड वी कुड अडेप्ट। हमने बहुत ज्यादा एडेप्टेशन किया है, हम बहुत ज्यादा फिट है, इसलिए हमने सर्वाइव किया इतने साल। ठीक है, नहीं तो जस्ट इमेजिन करो, अगर हम बहुत ज्यादा दिमाग वाले या फिटेस्ट नहीं होते तो हम ठंड से मर जाते, हम गर्मी से मर जाते। बट हमने हर चीज का तोड़ निकाला है। ठीक है, इन दी एंड ऑर्गेनिज्म का मेन एम क्या है? अपनी स्पीशीज को प्रोपोगेट करना, आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाने के लिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modifications. Modifications माने adaptation. जो environment है उसके हिसाब से हमने अपने आप में change लाया। Essential for winning the competition. समझ में आ रहा है? As per Darwin, जिंदा रहना ही एक competition है, पूरे टाइम का competition है। ऐसा नहीं कह रहे 2 घंटा रेस्ट ले लिया, आपका जो एडेप्टेशन है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। However, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms. Nature selects, समझ लो, नेचर मतलब ऐसे नहीं कि आपके घर के बाहर जो झाड़ है वो सिलेक्ट करेगा, अरे ये ऑर्गेनिज्म जो दिख रहा है ना वो एकदम फिट है जीने के लिए, इसको अपन जिंदा रखते हैं, बाकी जो रेस्ट है पेरिश, मतलब उनको मार देते हैं। ऐसा नहीं, नेचर मतलब आपका झाड़ नहीं है, नेचर मतलब एवरीथिंग ऑल अराउंड अर्थ। ये सिलेक्ट करता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जो स्पीशीज अभी सही तरीके से सर्वाइव कर रही हैं वो लोग और रिप्रोड्यूस करके अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप में जो कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर्स आगे जा सकते हैं, बिकॉज हेरिडिटरी होते हैं कैरेक्टर्स। उनके जो बच्चे होंगे उनमें वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आएंगे, है ना। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। हाउएवर, सम ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट द थियरी। मैंने आपको बताया, देखो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो
या स्टडी हो, वो जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी उसमें उतने ज्यादा ऑब्जेक्शंस होंगे, बिकॉज हर बंदे का देखने का नजरिया अलग होता है। आप लोगों में बायस हो सकता है, इसमें भी कुछ बायस हुआ होगा, इसलिए डार्विन की थियरी थी भले ही अच्छी, बट उसमें भी लोग ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे थे। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर, पहला, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। डार्विन क्या बोल रहा है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन, उसके सिवा कुछ नहीं। बट ऑब्जेक्शन ये है कि हाँ, नेचुरल सिलेक्शन होगा फैक्टर, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। ठीक है, जैसे अगर हम मैच जीत रहे हैं तो सिर्फ कोहली या रोहित शर्मा के कारण नहीं जीत रहे, हम बुमराह के कारण भी जीत रहे हैं। ठीक है, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन नहीं, बाकी फैक्टर्स भी हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कोहली और रोहित भी रोल प्ले कर रहे हैं, बट बुमराह का भी एक रोल है, वैसा एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। कौन से काम के मॉडिफिकेशंस हैं, कौन से यूजलेस हैं, वो उसने बताया ही नहीं। तीसरा है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। जो हमने एवोल्यूशन के पढ़े थे एग्जांपल्स, उसका कोई एक्सप्लेनेशन डार्विन ने नहीं दिया है। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, ये सब ऑब्जेक्शंस थे, बट स्टिल डार्विन्स वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन। जैसे मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल पूरी तरह गलत है अब, बट जब मेंडेलिव ने वो पीरियोडिक टेबल निकाला था, तब वो पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके कारण हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे जाके मिला। वैसे ही ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं, बट फिर भी डार्विन का काम जो है, इट हैज बीन अ माइलस्टोन, इट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद करने चाहिए। इसके बेसिस पे क्वेश्चन है कि नहीं पीछे चेक कर लेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, 1809 टू 1882। कितने साल हुए? 82 में से 9 माइनस कर दो, 71 के 73, 73 ईयर्स के थे। ठीक है, द इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज्ड द थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ही शोड दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स have been gradually evolved over a period of thousands of years from common ancestor. इन्होंने भी evolution की theory को माना ही है। He proposed that principle of natural selection is responsible for this evolution. समझ में आ रहा है? वो बोल रहा है खाली natural selection, उनके टाइम पे जितना डेटा उनके पास था, उन्होंने जमा किया था, उसके हिसाब से natural selection was responsible for this evolution. ठीक है, वही उसका ड्रॉबैक है ना, कि खाली नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन भी है और बाकी सारे फैक्टर्स भी है। आया समझ में? तो ये था अपना डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आया समझ में? नेक्स्ट है लमार्किज्म। जॉन बैप्टिस्ट लमार्क प्रपोज्ड दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में, याद है? जॉन बैप्टिस्ट लमार्क क्या बोलता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन एंड द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल, जबान फिसल जाती है बोलते बोलते, है ना? द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। मतलब ये आप जो करते हैं ना, लेजीनेस, आलस, वो भी रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, आप जो एक्टिविटीज करते हैं वो भी और लेजीनेस भी। He called this concept as principle of use or disuse of organs. अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जो अपना दिमाग यूज करना ही बंद कर दिए, तो इसका मतलब ये है क्या, दिमाग आगे जाके यूज ही नहीं हो रहा तो ह्यूमन बींग्स दिमाग निकाल के फेंक देंगे? पॉसिबल है, बट दिमाग सिर्फ सही काम के लिए, दिमाग आपके जीने के लिए भी यूज होता है। आप ब्रीथ कर रहे हैं, चल रहे हैं, सब चीजों के लिए ब्रेन यूज हो रहा है। तो ऐसा मत सोचो ब्रेन यूजलेस है और अगर आप ब्रेन नहीं यूज करें तो ब्रेन गायब हो जाएगा। ठीक है, बट जो ऑर्गन्स हम नहीं यूज करेंगे वो ऑर्गन्स आगे जाके नहीं काम आएंगे, तो हम नहीं निकाल देंगे उसको, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसे। ठीक है, फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स। जो ऊंचे प्लांट्स थे उन पे जाके देखना, उनको ब्राउज करना, खाने की कोशिश करना, बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशंस। इसीलिए उनके जो नेक्स है वो लंबे हो गए। देखो पहले इतना सा था, पहले फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, ऐसे कर करके उनके जो नेक है काफी लंबे हो गए। आया समझ में? अभी बुद्धिमान लोग बोलेंगे सर ऐसे मैं करूंगा तो मेरे बच्चे लंबे होंगे क्या? मैं भी झाड़ पे पत्ते खाने की कोशिश करूंगा तो मेरे बच्चों के बच्चे, उनके नेक बहुत लंबे हो जाएंगे क्या? भाई ये हजारों करोड़ों साल तक प्रोसेस चला है, तब जाके जिराफ का नेक इतना लंबा हुआ। ठीक है, और आप पत्ते क्यों खाओगे यार, है ना? खाने तो खा सकते हो।
Similarly, shoulders of the ironsmith have become very strong due to frequent hammering movements. ये तो आयरनस्मिथ की बात कर रहा है, जो आयरन से काम करते हैं ना, लोहार बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसके स्ट्रांग हो गए शोल्डर्स बिकॉज वो हैमर से फ्रीक्वेंटली मारते हैं ना आयरन को, गर्म आयरन करके उसको मारते हैं शेप में लाने के लिए। जिम में जाएंगे तो भी आप स्ट्रांग हो ही जाते हैं, अगर आप हैवी वेट उठाने वाला काम करते हैं तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी स्ट्रांग होगी बिकॉज आपके जीन्स वैसे हैं। ऐसा लमार्क बोल रहा है। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। इसलिए ऑस्ट्रिच और एमू अभी उड़ नहीं सकते ना। ऑस्ट्रिच तो पता है ना आपको, जमीन पे दौड़ता है, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, बहुत बड़ा बर्ड है, लोग इस पे बैठते भी है घोड़े जैसे। लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वॉन एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग। ठीक है, ये तो हमको पता ही है, स्वॉन एंड डक स्विम करने के लिए अपने लेग्स यूज करते हैं, इनके पूरे बॉडी के एडेप्टेशंस ऐसे हो गए कि अच्छे से स्विम कर पाए। इसके ऊपर बचपन में आपको पूरा था भी कि इनके विंग्स जो है ऑयली, कुछ तो सिक्रीशन से फ्लोट होता है ताकि उनके विंग्स जो है इजीली ड्राई हो जाए। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूछने नहीं वाला। स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर एंड स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशंस इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट। ठीक है, ये जब बरो करते हैं, होल करते हैं, तो उनको लेग्स आड़े आ रहे होंगे, इसलिए उनके लेग्स अभी चले गए, उनके पास लेग्स है ही नहीं, वो बिना लेग्स के क्रॉल कर पाते हैं और काफी फास्ट करते हैं। All these examples are types of acquired characters. ये सारी चीजें acquire की गई है, ली गई है, and are transferred from one to another generation. This is called as theory of inheritance of acquired characters, या फिर उसको बोलते हैं लमार्किज्म। ठीक है, इसको theory of inheritance of acquired characters बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं लमार्किज्म, दोनों सेम है समझ में। अभी यहां पे और कुछ दिया हुआ है, देखो, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स याद है ना, उसमें बोला था ना डीजनरेशन, यूज नहीं करना, ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड। ये लोगों ने एक्सेप्ट तो कर ही लिया था कि कुछ चीजें यूज नहीं कर रहे हैं तो वो यूजलेस हैं, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड। अगर आप आपके जनरेशन में यूज नहीं किए तो 3-4 जनरेशन बाद वो नहीं रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। वो रिजेक्ट कर दिया हाइपोथेसिस सब लोगों ने, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन एंड देयरबाय लमार्क्स थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड। ये प्रूव कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, इसलिए लमार्क की जो थ्योरी है वो डिस्प्रूव हो गई। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज acquired टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ acquired कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर्स आपने अक्वायर किए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के पास जाते हैं और इसको बोलते हैं एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी आए नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो, बट दिया है। चलो, लमार्क के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, हम लोग उसको भी रिस्पेक्ट दे देते हैं, पढ़ लेते हैं। जॉन बैप्टिस्ट लमार्क प्रपोज्ड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पांसिबल फॉर देयर एवोल्यूशन, पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट प्रपोज्ड दैट ईच एनिमल और प्लांट अंडरगो सम चेंजेस इन इट्स लाइफ स्पैन and those changes are transferred to the next generation and such changes occur in next subsequent generations too। ठीक है, subsequent generation में भी ये सारे changes आना शुरू हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं और क्या नहीं यूज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे जाके आपके जो प्रोजेनी है, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे 300,000 साल बाद जो होंगे, उनके बॉडी में कौन से पार्ट्स काम करेंगे। तो दिमाग यूज करो ताकि उनको भी दिमाग मिले। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Speciation. Formation of new species of plants and animals is the effect of evolution. New species, समझ में आ रहा है? पहले एक था, फिर उसमें से बहुत बहुत अलग हुए, फिर उसमें से अलग 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 हुए, फिर उसमें से अलग अलग हुए। हमारे सबके पेरेंट्स एक होने का चांस है। ठीक है, डायरेक्ट पेरेंट्स नहीं, एकदम पहले वाले जहां से हम इवॉल्व हुए। Species is a group of organisms that can produce fertile individuals. Fertile individuals मतलब वो भी अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल रिप्रोडक्शन। ईच स्पीशीज ग्रोज इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस। जंगल अफ्रीका में भी है, जंगल इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया के जंगलों में टाइगर मिलता है, अफ्रीका के जंगलों में टाइगर नहीं मिलता। ठीक है, ये उसका एनवायरनमेंट जो है अफ्रीका का, वो उसके जीने के लिए सूटेबल नहीं है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है सूटेबल नहीं है, इसलिए वहां पे वो स्पीशीज नहीं मिलती। ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता। बुद्धिमान लोग बोलेंगे सर मैंने तो देखा है जू में। भाई जू में देखा है ना, नेचर में नहीं दिखा।
जंगल में ऐसे ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देयर फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। जैसे कि पहले सालों पहले इंडिया में चीता थे, अब चीता नहीं है, चीता सिर्फ अफ्रीका में है, लेकिन अभी इंडिया में भी चीता रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके लिए अलग अलग टाइप के वेदर में और अलग जंगल बना रहे हैं, उसके लिए सैंक्चुरी बना रहे हैं ताकि चीता फिर से इंडिया में जिंदा हो सके। बट ये बहुत ही मुश्किल काम है, इतना ईजी नहीं है। हम आर्टिफिशियली ट्राई कर रहे हैं और वो चीता जो आएंगे उसमें से बहुत सारे चीता मर भी जाएंगे, बिकॉज जो फूड हैबिटेट यहाँ पे है वो हैबिटेट से यूज्ड टू नहीं है। जंगल जंगल होता है ऐसे मत बोलना, ठीक है। वो अफ्रीका के जंगल से यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट है, इसलिए काफी चीता हम लेके आए थे, 15-20 कुछ थे, उसमें से कितने सारे मर गए और मरेंगे भी। इट इज नॉट ईजी, पर हो सकता है ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और 2-5 चीता जिंदा रह जाए, 10 जिंदा रह जाए, 10-20% सर्वाइव कर जाए, तो आगे ये लोग ही रिप्रोड्यूस कर करके ये हैबिटेट में ये फूड को, ये सराउंडिंग को एडजस्ट कर लेंगे और चीता इंडिया में फिर से आपको देखने मिलेंगे। बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। गवर्नमेंट इस पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत ट्राई कर रहे हैं जो इंडिया के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ताकि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन जो आता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिसाइड्स जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, सब कुछ, ऑल ऑफ देम प्ले अ रोल। सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन। क्या स्पेसिएशन? कि आइसोलेट हो गए, एक स्पीसीज एक दूसरे स्पीसीज से एकदम अलग हो गई, ठीक है। अफ्रीका और इंडिया, उसमें जो स्पीसीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन सेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल ऑर्गेनिज्म से सब आए हैं, ऐसा थियरी है। इन दिस एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर गिवन बिलो। सबसे इंपॉर्टेंट अपनी स्टडी करेंगे हम, है ना, तो अपनी स्टडी जब करेंगे तो ये समझ में आता है कि पहले ऐसे क्रीचर्स थे, फिर ऐसे हुए, धीरे धीरे ऐसे हुए, और 50,000 साल पहले हम ऐसे थे। हाँ, कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये झाड़ पे रहने वाले, 4 पैर पे चलने वाले, झुक कर चलने वाले, थोड़ा झुक कर थोड़ा सीधे हो रहे हैं और आगे जाके एकदम इरेक्ट चलने लग गए और 2 पैर पे बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम है बीच में, आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये एवोल्यूशन हुआ है। आज भी काफी लोग ऐसे नहीं बैठते हैं, झुककर बैठते हैं। आप भी अभी झुककर बैठ के सोकर पढ़ रहे हो, बेंडो के मत पढ़ो, स्ट्रेट इरेक्ट रहो, ठीक है, नहीं तो आप एप बन जाओगे फिर से। चलो, लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। जुरासिक पार्क देखा है ना? At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to the modern lemurs. ठीक है, lemurs बोलते हैं, लेमुर नहीं बोलते। मैं भी लेमुर बोलता था बचपन में। तो ये जो है, ये दिख रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है आज जो लेमर आपको देखने को मिलते हैं, लीमर, लेमर नहीं, जो देखने को मिलते हैं। तो अपना एवोल्यूशन ऐसे हुआ है, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि आज बंदर कल आदमी। हाँ, कुछ बंदे बंदर जैसा बिहेव करते हैं, बट उसका मतलब एवोल्यूशन रॉन्ग है, वैसा नहीं है, ठीक है। कहां पहुंचे हम? इधर थे ना। मंकी लाइक एनिमल्स हुआ। टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। 4 करोड़ साल पहले टेल तो चली गई, बिकॉज टेल की जरूरत नहीं थी। They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved, and thus ape-like animals were evolved. अभी तक एप भी नहीं बने, एप लाइक, एप जैसे दिखने वाले एनिमल्स। Meanwhile, these ape-like animals reached to the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. Gibbon and orangutan आज भी है, सर्च कर लो जरा, orangutan आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। तो अफ्रीका से शुरू हुआ एंड देन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में भी गए, और किस में इवॉल्व हो गए? गिबन और ओरंगुटन। कैसे इवॉल्व हुए? देखो बच्चों, एवोल्यूशन हमेशा सराउंडिंग्स के हिसाब से होता है। अफ्रीका में जो सराउंडिंग्स एनवायरमेंट था उसके हिसाब से वहां डेवलप हुए, कहीं और गए तो सेम चीज काम नहीं करी, बहुत करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। करोड़ों साल में वो कैसे बन गए? गिबन या ओरंगुटन जैसे। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम,
जो वहां पे बचे थे उनमें से क्या आया, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी इवॉल्व्ड अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। ठीक है, अफ्रीका में देखो अलग डेवलप हुआ। गोरिल्ला और चिंपैंजी आपको एशिया में नहीं मिलते, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं मिलते। एवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 crore year old स्पीशीज ऑफ एप्स सीम्स टू बी अकर्ड इन डिफरेंट वे। उनका अलग है, 2 करोड़ साल पहले वाला जो उनका अलग है। They had to use their hands more for eating food and other work। इसीलिए धीरे धीरे देखो ये शिप में था, वो अपना हैंड्स बहुत यूज करते थे, किसके लिए, खाने के लिए और यहां वहां चलने के लिए। तो धीरे धीरे हम 4 पैर से 2 पैर पे आकर ऐसे करके एवोल्यूशन हुआ है, जो जो चीज यूज हो रही है उसके हिसाब से। ठीक है, अब हमको 4 पैर पे चलने की जरूरत नहीं है अनलेस हम बच्चे हो। बच्चे में आप बैलेंस नहीं कर पाते तो आप 4 पैर पे चलते हो, है ना, उसको 4 पैर ही बोलते हैं, 2 हाथ 2 पैर। बट ह्यूमन बींग्स नाउ कैन वॉक ऑन लिम्स, लेग्स पे ही चल सकते हैं खाली। Those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment। तभी कोई ह्यूमन बींग्स नहीं थे झाड़ काटने के लिए, एनवायरमेंट ही धीरे धीरे ड्राई और गर्म होता जा रहा था, इसलिए फॉरेस्ट कम हो रहे थे, तो उन लोग जमीन पे रहना शुरू कर दिया। Their pelvic girdle developed in such a way that they started to stand। pelvic girdle मतलब आपके थाइज और एब्डोमेन के बीच का जो एरिया है ना, वो ऐसे डेवलप होने लगा कि वो खड़े होने लगे, स्टैंड करने लग गए जमीन पर, इंस्टेड ऑफ 4 legs। ठीक है, इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलैंड्स एंड देयरबाय देयर हैंड्स बिकेम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम। पहले हैंड्स पूरा टाइम यूज हो रहे थे बैलेंस करने के लिए अपने आप को जमीन पर, बट धीरे धीरे इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि वो हाथ उनके फ्री रहने लगे, फिर वो हाथ दूसरे कामों के लिए यूज करने लग गए। These first human-like animals with erect posture, which were using their hands, have evolved about 2 crore years ago। 2 करोड़ साल पहले ये हुआ है। ठीक है, दिख रहा है कितने साल लगते हैं। First record of human-like animal is with us in the form of Ramapithecus ape from North India and East Africa। ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमारे पास आज अवेलेबल है। Afterwards, this ape grown up और grew up in size, ये grew up in size होना चाहिए, and became more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago। 2 करोड़ साल के बाद इतने साल तक एवोल्यूशन हुआ और हम और ज्यादा इंटेलिजेंट बन गए, और एप जो है साउथ अफ्रीका का वो डेवलप हुआ 40 लाख ईयर्स अगो। आया समझ में? The morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of genus Homo। Homo का मतलब human, ठीक है, human जैसे बनने लगे about 20 lakh years ago, and thus skilled human developed। कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले। About 15 lakh years ago, और 5 लाख साल हो गए, human walking with erect posture was evolved। इधर से इधर तक आने के लिए भी 5 लाख साल लगे। दिख रहा है दिमाग की साइज भी बढ़ते जा रही है। इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ये दोनों जगह पे ये हो सकता है एग्जिस्ट किया हो। दिख रहा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन छोटा था, काफी बड़ा हो गया, बिकॉज हम बहुत ज्यादा ब्रेन यूज करने लगे अपने डेली प्रोसेस में। एवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन for the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the fire। ब्रेन इतना बड़ा हुआ, बाद में हमको फायर पता चला, और फायर डिस्कवर होने के बाद हमारी जो एवोल्यूशन है वो एकदम ही अलग हो गई, बहुत ज्यादा चेंज हो गई। ब्रेन ऑफ 50,000 year old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as member of the class wise man, Homo sapiens। 50,000 साल पहले जो था उसको होमोसेपियंस हम बोल सकते हैं। आया समझ में? नियांदरथल मैन, हाँ नियांदरथल बोलते हैं, आपको चाहिए तो नियांदरथल बोल दो ताकि स्पेलिंग राइट है। ठीक है, वो अभी जिंदा है नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट बोलते हैं नियांदरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन, दिमाग वाला आदमी। द क्रो-मैग्नन मैन evolved about 50,000 years ago, and afterwards this evolution had been faster than the earlier। अब evolution बहुत ज्यादा स्पीड में आ गया, यहां से यहां तक जाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन इसके बाद evolution काफी फास्ट हो गया। About 10,000 years ago, wise men started to practice agriculture। एग्रीकल्चर के कारण ही सब चेंज हुआ है, उसके बाद ही हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ा है, नहीं तो पहले पॉपुलेशन इतना नहीं था।
इट स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड्स एंड एस्टैब्लिश्ड द सिटीज, क्योंकि इनको खाना मिलने लगा, खाना उगाने को पता चल गया कैसे उगाते हैं, तो सिटीज एस्टैब्लिश करने लग गए। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, क्योंकि अभी लाइफ में टाइम था लोगों के पास। आपके पास टाइम है तो आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने राइटिंग इन्वेंट किया और साइंस में भी काफी एडवांसमेंट्स किए, ठीक है। कल्चरल का डेवलपमेंट हुआ, was invented about 5000 years ago and thus the history had been started. अब शुरू हो गया एक्चुअल ह्यूमन बीइंग का हिस्ट्री। मॉडर्न साइंसेस emerged about 400 years ago, जो सारे इन्वेंशंस हुए हैं बड़े बड़े वो 400-500 साल पहले हुए हैं। एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड अबाउट 200 years ago, 200-300 साल इंडस्ट्री को भी हो गए हैं। एंड नाउ वी हैव रीच्ड एट दिस स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। आज भी हम लोग रूट्स को ढूंढ रहे हैं। आप भी देख लो, आपके पेरेंट्स भी उनके बचपन की बात बहुत करते होंगे। वैसे ही हमारा जो सोर्स है, हम सब कहाँ से आए हैं, हमारे हाथ ऐसे क्यों हैं, हमारे पैर ऐसे क्यों हैं, ये सब क्यों है, ये फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमको पता चला कि हमारे रूट्स क्या हैं, ठीक है। तो आज भी हम ढूंढ ही रहे हैं, हमको आज भी नए नए फॉसिल्स मिल रहे हैं, आज भी नई नई स्टडीज हो रही है। आया समझ में? तो ये चैप्टर में यहां तक खत्म हो गया, लेकिन ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बिकॉज ये चैप्टर का एक टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया। कौन सा टॉपिक याद है ना? देख लो यहां पे एवोल्यूशन के आगे वाला जो टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये टॉपिक छोड़ के बाकी मैंने पूरा चैप्टर आपको करा दिया, ये नहीं किया, ठीक है। ये सब खत्म। काफी सिंपल था ना? मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक ही थोड़ा ट्रिकी लगता है, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, ये डायग्राम वगैरह देख के लोग डर जाते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि ये तो आने ही नहीं वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो कराऊंगा। ये लेक्चर 2 बीच में कैसे आ गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना, देखो यहां पे लिख दिया मैंने। तो नेक्स्ट लेक्चर 3 में मैं वो कराऊंगा। उसके बाद हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और ये चैप्टर को ऐसा चार्ट लेंगे ना कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आता, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो क्या करेंगे, नीचे लाइक का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, फिर शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह। क्लास में मिल रहा है तो उसको क्लास में बता देना चैनल का नाम। अगर आप चैनल पे कोई भी वीडियो ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, योगेश सर्स बैक बेंचर्स टाइप कीजिए और टॉपिक का नाम लिखिए, ठीक है। योगेश सर्स बैक बेंचर्स हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे। योगेश सर्स बैक बेंचर्स स्पेस ग्रेविटेशन यूट्यूब में सर्च कीजिए तो आपको ग्रेविटेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो तो क्लिक करना ही है यार, इतना वीडियो देखा, इतना समझ में आया तो वो तो बनता ही है। बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हूं, वहां मैं ज्यादा जवाब दे पाता हूं, बिकॉज ईजी होता है मैसेजेस में आंसर करना। नीचे दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं पीडीएफ्स भी शेयर करता हूं अलग अलग फॉर्मूले की, ठीक है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हर कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर सकता, बट मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। तो अगर कुछ अच्छा लगा तो मुझे बताइए, नहीं अच्छा लगा वो भी बताइए। मैं आगे के लेक्चर्स में ट्राई करूंगा कि वो फीडबैक आपका इंक्लूड कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।